डीएनए मित्रों, विंस्टन चर्चिल का मानना था एक आधा सच झूठ के ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है। यह भी सच है कि बौद्धिक बेईमान बहुत ही शातिराना अंदाज में इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहूंगा ये जो कोटेशन हमने लिखी है इसे आज आप पूरा फुल फ्रेम लेकर आइए। एक बार इसको आप देखिए, पढ़िए और समझिए जो विंस्टन चर्चिल है उन्होंने क्या कहा था। एक आधा सच झूठ के ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है। तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था और इसी के साथ हम अपनी ये जो खबर है इसको शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए ये शब्दों का ऐसा मकड़जाल बुनते हैं जिसमें सामान्य आदमी उलझकर अपना विवेक खो देता है। अवसरवादी बुद्धिजीवियों की ऐसी ही टोली ने ऋण माफी के नाम पर आज दिन भर अर्ध सत्य का भ्रम फैलाया। ये मामला डॉक्टर सुभाष चंद्रा से जुड़ा हुआ है, जिनको लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने लोन सेटलमेंट का आदेश दिया। उस आदेश को बिना पढ़े, उसकी सत्यता को बिना परखे एक घोषित भ्रष्टाचारी ने अपनी कुंठा व्यक्त की और फिर देश के बौद्धिक भ्रष्टाचारियों ने उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मित्रों, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स तथ्य को सही तरीके से नहीं रख रहे हैं। उनकी हेडलाइंस के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स नाम के एक अखबार में खबर छपती है और उसके आधार पर कुछ और मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए खबर को भ्रामक तरीके से पेश करने लगे। कहने लगे कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज को महज 6.5 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया और भी कई बेसिर पैर की बातें की गई। इसके आधार पर सोशल मीडिया पर भी झूठ फैलाया जाने लगा। विजय माल्या जैसा भगौड़ा भी प्रवचन देने लगा। विजय माल्या की बातों को तथ्य मानकर कुछ बुद्धिजीवी भी प्रवचन देने लगे। इतना ही नहीं, इन कही सुनी बातों के आधार पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी तथ्यहीन बातें करने लगे। आज हम आपको भ्रम और तथ्य के बीच का अंतर बताएंगे। आपको जानना चाहिए कैसे एक अफवाह को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया गया। लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एनसीईआरटी के लोन सेटलमेंट ऑर्डर पर तथ्य क्या है। तथ्य यह है कि डॉक्टर चंद्रा ने किसी भी लेनदार से 1 रुपए का लोन भी नहीं लिया है। एसएल ग्रुप की कुछ कंपनियों ने उधार लिया था, जिसके लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने केवल पर्सनल गारंटी दी थी। यह गारंटी लेनदारों को भरोसा देने के लिए दी गई थी, क्योंकि उनका इरादा था कि पैसे का भुगतान करना है। उनकी पर्सनल गारंटी की वजह से यह मामला एनसीएलटी में गया। उन पर लेनदारों के सिर्फ 3,992 करोड़ रुपए की पर्सनल गारंटी का क्लेम है। 22,000 करोड़ रुपए के लोन की गारंटी की बात बिल्कुल गलत है। इसमें से 620 करोड़ का क्लेम सेटल भी हो चुका है। इसके अलावा लेनदारों को 1,063 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का ऑफर दिया जा चुका है। इस तरह यह मामला करीब 2,000 करोड़ का है, जिसे मीडिया में 22,000 करोड़ का बताया जा रहा है। सोचिए आप, 24 जनवरी 2019 तक कंपनियों पर करीब 45,000 करोड़ रुपए का बकाया था। पर्सनल गारंटी के सामने अब तक 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। बाकी 2,000 करोड़ रुपए के लिए भी प्रक्रिया जारी है। भारत के इतिहास में ऐसे कम ही मामले हैं जब एनसीएलटी में मामला जाने के बाद भी इतनी बड़ी रकम चुकाई गई। 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबार, दूसरे मीडिया ग्रुप और सोशल मीडिया इसे सनसनीखेज तरीके से पेश कर रहे हैं। लोगों को यह बताया गया कि 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज 6.5 करोड़ रुपए में निपटा दिया गया। यह बिल्कुल सरासर गलत है। सच्चाई यह है कि जो लोग ऐसा प्रचारित कर रहे हैं उन्होंने एनसीएलटी के ऑर्डर को पढ़ा नहीं है, तथ्यों को समझा नहीं है। एक और झूठा तथ्य प्रचारित किया जा रहा है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा की नेटवर्थ 2017 में 45,000 करोड़ रुपए के करीब थी। लेकिन यह भी उसी तरह का झूठ है जैसे सेटलमेंट का मामला बताया गया। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मामले में भी बिना तथ्य जाने रिपोर्टिंग की गई। सच्चाई यह है कि 2016 में संसद में डॉक्टर चंद्रा ने अपनी नेटवर्थ 39 करोड़ 8 लाख रुपए बताई थी। सोचिए, संसद में बताई थी ये। ऐसे में 2017 में 45,888 करोड़ रुपए की नेटवर्थ का दावा सरासर गलत है। एसएल ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट कैप को नेटवर्थ मानकर 45,888 करोड़ का दावा किया गया, यानी एसएल ग्रुप की मार्केट वैल्यू को
डॉक्टर चंद्रा की नेटवर्थ बताकर पेश किया जा रहा है। एनसीएलटी के ऑर्डर्स को कोई भी ध्यान से पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। बहुमत से एनसीएलटी ने यह फैसला दिया है, लेकिन इसके बाद भी झूठ के सहारे यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। मित्रों, जब यह मामला इंसॉल्वेंसी में गया था तब डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक भावनात्मक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सबका एक एक पैसा चुकाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। और तब से लेकर अब तक 43,000 करोड़ रुपए चुकाए गए। 24 जनवरी 2019 को लिखी गई उस चिट्ठी का एक अंश आज मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। डॉक्टर चंद्रा ने उस समय लिखा था, इस संदेश के जरिए मैं अपने सम्मानित फाइनेंशियल सपोर्टर्स से दिल से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने हमेशा अपनी गलतियों को सबसे पहले माना है और हम अपने फैसलों के लिए हमेशा जवाबदेह रहे हैं और आज भी ऐसा ही करूंगा। अपने 52 साल के करियर में पहली बार मुझे अपने बैंकर्स, एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड से माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छी नियत के बावजूद मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इसके आगे उन्होंने लिखा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और हमेशा की तरह मैं इसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं असल मुद्दे से भाग नहीं रहा हूं और हर एक व्यक्ति का पैसा लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस चिट्ठी को उन्होंने इन शब्दों के साथ खत्म किया था, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जब तक उधार देने वालों का सारा बकाया नहीं चुका दिया जाता तब तक एक भी रुपया अपने पास रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इन लाइंस के साथ में उन्होंने इस पत्र को खत्म किया। इसके लिए जो उन्होंने बात कही, इसके लिए उन्होंने अपनी कई एसेट्स भी बेच दी, कई संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेच दिया, लेकिन अपने वादे पर कायम रहे। इसलिए अगर कोई यह कहता है कि उन्होंने पैसे नहीं चुकाए तो वो झूठ बोलता है। सही नियत के साथ लगभग सारा पैसा चुकाया गया है, लेकिन लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इसे सनसनीखेज बनाते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि बैंकों का बड़ा पैसा डूब गया। अगर 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ रुपए चुका दिए गए तो क्या किसी को शक होना चाहिए? एनसीएलटी के ऑर्डर में इन सारी बातों का जिक्र है। 81% लेनदारों ने इस योजना को मंजूरी दी है, तब भी यह विवाद खड़ा किया जा रहा है। अब समझिए कि भ्रम क्या है और तथ्य क्या है। भ्रम यह फैलाया गया कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोन लिया था, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया, केवल पर्सनल गारंटी दी थी। भ्रम यह फैलाया गया कि 22,000 करोड़ के लोन की गारंटी दी, जबकि तथ्य यह है कि उन्होंने सिर्फ 3,992 करोड़ रुपए की गारंटी दी थी। भ्रम यह फैलाया गया कि डॉक्टर चंद्रा ने अपनी नेटवर्थ 45,888 करोड़ रुपए बताई थी, जबकि डॉक्टर चंद्रा ने संसद में बताया था कि उनकी नेटवर्थ 39 करोड़ 8 लाख रुपए है। जो लोग एनसीएलटी के फैसले में झूठ की मिलावट कर भ्रम फैला रहे हैं, उनके लिए भगोड़ा विजय माल्या आज नायक बन गया है, हीरो बन गया है। वो भूल गए कि भगोड़ा विजय माल्या भारतीय बैंकों को सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगाकर कानून से बचने के लिए फरार हो गया था। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 3:30 पर विजय माल्या ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अब जो मैं आपको न्यूज वॉल पर दिखा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये विजय माल्या है, भगोड़ा है, हर कोई जानता है किस तरीके से ये पैसा लेकर के भागा है। और 3:30 पर आज इस भगोड़े विजय माल्या ने एक पोस्ट किया। अब इस भगोड़े विजय माल्या की पोस्ट को लाइक और रीपोस्ट करने वालों में देश के कई सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं। बड़े अफसोस की बात है। तथाकथित कुछ पत्रकार हैं, कई बुद्धिजीवी हैं, कई जाने माने चेहरे हैं। सोचिए, ये इनके लिए हीरो है। वो विजय माल्या जो देश का पैसा लेके भाग गया, वो इन तमाम लोगों के लिए हीरो है। इसलिए उसके जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आई उस पर लाइक करने में ये बहुत व्यस्त हो गए, और इतने व्यस्त हो गए कि इन्होंने ये भी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि तथ्य क्या है, सच क्या है। सोचिए, कैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी तर्क शक्ति का पिंडदान कर एक भगोड़े को नायक मान लिया, रोल मॉडल मान लिया। उस भगोड़े को जिसने देश के बैंकिंग सिस्टम को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया। ये कथित बुद्धिजीवी भूल गए कि ईडी की 2025-26 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े मामले में 6,777 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ। बैंकों से किंगफिशर एयरलाइंस के लिए पैसे लिए गए, लेकिन इस पैसे को दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। ईडी ने माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए।
स्पेशल कोर्ट ने 5 जनवरी 2019 को विजय माल्या को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया है। इससे पहले भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। एफएटीएफ की इंडिया जो इवोल्यूशन भी इन दोनों स्थितियों का उल्लेख करती है। ब्रिटेन की कोर्ट ने दिसंबर 2018 में माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया, लेकिन कानूनी दांवपेच अपनाकर माल्या भारत आने से बचता रहा। सोचिए, ऐसे भगौड़े और फ्रॉड करने वाले के भी फैंस हमारे भारत में मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति को आज हीरो जैसा दर्जा दिया जा रहा है। सोचिए, इन कथित बुद्धिजीवियों का कितना पतन हो चुका है। इन्हें फिर से यह जानना चाहिए कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 24 जनवरी 2019 को एक ओपन लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने कहा था कि मैं वित्तीय संस्थानों से किए गए कर्ज की पाई पाई चुकता करूंगा। उन्होंने कहा था मैं भारत में ही रहूंगा और वो भारत में ही हैं। सबका कर्ज चुकाया है। सोचिए, जो आदमी कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के बजाय देश छोड़कर भाग गया, जिसने बैंकों का 1 रुपया भी चुकता नहीं किया, अपने देश के कुछ बुद्धिजीवी अब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, ये आप खुद तय कीजिए। डीएनए मित्रों, किसी खबर में अगर 22,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा लिख दिया जाए तो क्या सिर्फ इस एक नंबर से पूरी कहानी समझी जा सकती है? क्या हेडलाइन में बड़ा आंकड़ा देखकर यह मान लिया जाए कि उतनी ही रकम किसी एक व्यक्ति की देनदारी है? किसी भी फाइनेंशियल खबर में नंबर से ज्यादा जरूरी होता है उसका संदर्भ, यानी वो रकम किसकी है, किसके लोन से जुड़ी है, किसका क्लेम है और अदालत या ट्रिब्यूनल के सामने उसकी कानूनी स्थिति क्या है। और यही सवाल अब इकोनॉमिक टाइम्स की उस रिपोर्ट को लेकर उठ रहा है जिसमें डॉक्टर सुभाष चंद्रा से जुड़े मामले में 22,000 करोड़ रुपए और 6.5 करोड़ रुपए जैसे बड़े बड़े आंकड़े हेडलाइंस में सामने रखे गए। अब यहां एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सवाल यह नहीं कि इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को पब्लिश किया। सवाल यह कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल और लीगल स्टोरी में क्या ओरिजिनल एनसीएलटी के मूल आदेश के पूरे संदर्भ को खबर में उसी तरह अपने पाठकों के सामने रखा गया जैसा हेडलाइन में बड़े आंकड़ों को रखकर सनसनी फैलाई गई? मित्रों, ये पहली बार नहीं है जब इकोनॉमिक टाइम्स की किसी रिपोर्ट या हेडलाइन की फैक्चुअल एक्यूरेसी यानी तथ्यों की सटीकता पर सवाल उठे। साल 2006 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट को सीधे सीधे फैक्चुअली इनकरेक्ट यानी तथ्यों के हिसाब से गलत बताया था। ईटी ने दावा किया था कि दिसंबर 2006 में 7 साल में पहली बार एक भी एफआईआई यानी विदेशी निवेशक सेबी में रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन सेबी ने कहा कि इस दौरान 31 नए एफआईआई रजिस्टर हुए थे। मतलब खबर में दिया गया दावा ही गलत निकला और सेबी ने यह भी कहा कि ईटी ने खबर छापने से पहले उससे पुष्टि नहीं की थी। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा मामला 2007 का है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर की हेडलाइन लगाई, सेबी कैन नॉट डिसाइड टेक ओवर प्राइस, यानी सेबी टेक ओवर की कीमत तय नहीं कर सकता। इस पर सेबी ने औपचारिक जवाब देते हुए कहा यह हेडलाइन बेहद भ्रामक और गलत है। सेबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसी बात कही नहीं गई थी और हेडलाइन से फैसले का गलत इंप्रेशन बन रहा था। ध्यान दीजिए मित्रों, यहां भी बहस सिर्फ इस बात पर नहीं थी कि खबर में कोई नंबर गलत था या नहीं। सवाल था कि सही या अधूरी जानकारी को किस तरह पेश किया गया और उससे पाठक यानी पढ़ने वाले के मन में क्या तस्वीर बन रही है। और फिर 2022 में नायका के प्रॉफिट नंबरों वाली खबर में भी ईटी को अपनी गलती सुधारनी पड़ी। खबर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े गलत छाप दिए गए। बाद में ईटी ने खुद करेक्शन करते हुए लिखा वी रिग्रेट द एरर, यानी हमें इस गलती का खेद है। अब जरा इन उदाहरणों को मौजूदा मामलों से जोड़कर देखिए। जब खबर किसी कंपनी के शेयर, हजारों करोड़ रुपए की देनदारी या किसी बड़े कारोबारी की निजी आर्थिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हो तो एक नंबर या एक लाइन का गलत संदर्भ कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, यह समझना मुश्किल नहीं है। और इसीलिए इस मामले में सबसे जरूरी सवाल यही है, 22,006 करोड़ रुपए आखिर किसका लोन था, किसका क्लेम था, कौन था प्रिंसिपल बोरोवर यानी असली कर्जदार, और 6 करोड़ रुपए किसके कंट्रीब्यूशन से जुड़े थे। क्योंकि अगर ये अलग अलग कानूनी और फाइनेंशियल कैटेगरी की रकम है तो इन्हें एक ही हेडलाइन में इस तरह रखना कि पाठक उन्हें एक ही व्यक्ति की देनदारी समझ बैठे, पूरी तस्वीर को बदल सकता है। अगर किसी खबर की हेडलाइन से कोई गलत इंप्रेशन बनता है तो क्या उस इंप्रेशन को भी उतनी ही प्रमुखता से ठीक किया जा सकता है जितनी प्रमुखता से मूल खबर दिखाई गई थी? क्योंकि मित्रों, खबर सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह सनसनी फैलाना भी नहीं है, बल्कि ये अपने दर्शकों, अपने पाठकों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी लेकर भी है, जिसका पालन करने में इकोनॉमिक टाइम्स पूरी तरह नाकाम रहे।
मित्रों, ऐसा नहीं कि सभी मीडिया ग्रुप ने इकोनॉमिक टाइम्स की तरह ही बेसिर पैर की खबर छापी हो। आर्थिक पत्रकारिता में एक और बड़ा नाम है बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड ने भी इस खबर की पड़ताल की। उन्होंने तथ्यों को समझा, पूरी छानबीन की और इसके बाद रिपोर्ट लिखी। इनके संस्थान में पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। पूरी जानकारी जुटाने, एक एक तथ्य को समझने के बाद इन्होंने रिपोर्ट बनाई, इसलिए इनकी रिपोर्ट पर आप 100% यकीन कर सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड ने साफ साफ लिखा, 22,000 करोड़ रुपए की बात पूरी तरह गलत है। जो लोग सही ढंग से अंगणित नहीं समझ सकते, उन्होंने इस तरीके की हेडलाइन लिखी और ये बात सच में, ये बड़ी दिक्कत है हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र में। पढ़ने लिखने वाले लोग जो है ना, उनकी बहुत कमी है। और आज तो मैं जो देख रहा हूं, अपने कई परिचित लोगों को भी देख रहा हूं, सालों से मीडिया में साथ में काम कर रहे हैं, पर आज उनको देखकर भी अफसोस हुआ कि पढ़ने लिखने की शायद जो उनकी परंपरा थी वो कम हो गई, कमजोर हो गई, पढ़ना लिखना बंद कर दिया। इस तरीके की हेडलाइन लिखी, उसके बाद सोशल मीडिया ने पूरी इस खबर को गलत ढंग से उठाया। बिजनेस वर्ल्ड ने आसान भाषा में पूरी खबर तथ्यों के साथ बताई है। उसने इस खबर को लेकर फैलाए जा रहे झूठ को भी उजागर किया। और इस पूरे मामले पर हमने आपके सामने जो तथ्य रखे, मेरे सहयोगी जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल, हम लोग जो बात कर रहे हैं, अभी तक जो हमने तथ्य रखे, ये जो हेडलाइंस बनी, इसने किस तरीके का भ्रम फैलाया? और तथ्य एक बार अगर आप और सही तरीके से बता पाएं तो और लोगों के मन में, हालांकि हमने पूरी चीज़ें रखी हैं सामने, लेकिन आप चूंकि सुबह सुबह जब जी बिजनेस पर बैठते हैं और लोगों को उस चीज़ों को एक एक शब्द के जरिए बहुत खोल देते हैं, सुलझा देते हैं, तो मैं चाहूँगा एक तो ये जो हेडलाइन बनी उसने किस तरीके का भ्रम फैलाया, और दूसरा एक बार जो सच है उसको फिर लोगों के सामने जरा रख दीजिए। देखिए, हेडलाइन अगर कोई बननी चाहिए थी राहुल जी, तो सिर्फ एक बननी चाहिए थी कि 45,000 करोड़ के लोन बकाया थे और उसके सामने 24 जनवरी 2019 से लेकर अब तक 43,000 करोड़ का रीपेमेंट हो चुका है। मेरे ख्याल से भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में किसी भी एक डिफॉल्ट होने के बाद इतनी बड़ी रिकवरी किसी एक ग्रुप में आज तक नहीं हुई है। हेडलाइन ये बनती है, जिससे कि कई सारे दूसरे कॉर्पोरेट्स हैं जो किसी वजह से डिफॉल्ट हो जाए तो उन्हें एक प्रोत्साहन मिले कि हाँ, अगर आप कोशिश करें, अगर आप अपनी पर्सनल एसेट्स को दांव पर लगा दें, औने पौने दामों पर बेचकर अपना नुकसान सहकर भी अगर आप लेंडर्स को पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपको देश छोड़कर भागने की जरूरत नहीं, इस देश में रहकर, इस सिस्टम में रहकर आप पैसा लौटा सकते हैं। हेडलाइन ये होनी चाहिए कि 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ रिपेमेंट किए गए। सबसे बड़ी हेडलाइन मेरे हिसाब से ये होती है। दूसरी बात ये, अगर सिर्फ आपको सनसनी फैलानी है और उसके हिसाब से अगर आपको ये बता देना है कि 22,000 करोड़ का लोन 6 करोड़ में सेटल हो गया, बेसिर पैर की बात है और बिल्कुल कहीं कोई दूर दूर तक तथ्य है नहीं। सिंपल सी चीज है, एकदम क्लियर कट बात है कि जो 19% लेंडर्स जिन्होंने वोट नहीं किया इस पूरे रेजोल्यूशन के फेवर में, 81% लोगों ने फेवर में वोट किया। सिर्फ उनका 3,992 करोड़ का लोन था, पर्सनल गारंटी का क्लेम था, उनका क्लेम था। उसके सामने भी 620 करोड़ का क्लेम सेटल हो गया। 1,063 करोड़ का सेटलमेंट ऑफर जा चुका है। मुश्किल से 2,000 करोड़ का भी मामला नहीं है, लेकिन बताया ऐसे जा रहा है जैसे कि देश के 22,000 करोड़ रुपए डूब गए, जो कि सरासर गलत है। बताइए, ऐसा जा रहा है जैसे कि डॉक्टर सुभाष चंद्र ने ही सारे के सारे लोन लिए हैं। एक भी पैसे का लोन उन्होंने नहीं लिया, न उनके बैंक अकाउंट में एक पैसे का लोन किसी भी लेंडर से आया। उनकी कंपनियों ने लोन लिए थे, ग्रुप कंपनियों ने लोन लिए थे, और वो भी ग्रुप कंपनी ने जब लोन लिए थे ओरिजिनली, तब तो मुश्किल से 3-4 हजार करोड़ की उन्होंने गारंटी दी थी। उसके बाद जब लोन में दिक्कत आने लगी रीपेमेंट में, तो उन्होंने आगे चलकर अपनी पर्सनल गारंटी दी ताकि बैंकर्स को, लेंडर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वो पर्सनल गारंटी अपनी सामने से दे रहे हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट है कि जैसे जैसे जिस तरह से होगा आगे चलते हुए पैसे देंगे। 2019 से 2026 आज हमें लगभग सारे लोन सेटल हो चुके हैं, सारे लोन दिए वापस रीपेमेंट हो चुके हैं। सिर्फ अगर आपके परिवार के लिए किसी को लोन लिया, उसको गारंटी की जरूरत है, आपकी ग्रुप कंपनी में किसी को गारंटी की जरूरत है, तो क्या आप नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, और कायदे से जिम्मेदारी उसकी होती है जिसने लोन लिया है। लेकिन उसके बावजूद पर्सनल गारंटर होने के नाते डॉक्टर सुभाष चंद्र ने ये साफ लिखा है अपने पत्र में कि उन्होंने उसका पालन किया है, और सिर्फ उनका जो ये 6 करोड़ का अमाउंट आया वो पर्सनल गारंटी वाले में से आया। और मजे की बात देखिए राहुल जी, लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तो नेटवर्थ ही 45,888 करोड़ की 2017 में। अरे भाई, 2016 में वो सांसद थे, उन्होंने संसद में अपना जो पार्लियामेंट में अपना जो एफिडेविट दिया है, जो रिपोर्टिंग की, उसमें उन्होंने 39 करोड़ की नेटवर्थ बताई। अब किसी को, जो आप अभी कह रहे थे ना, किसी को पढ़ना लिखना नहीं है, इसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल है। जितनी जी ग्रुप की और एसएल ग्रुप की कंपनियां, उनका सबका आप मार्केट कैप जोड़ दीजिए, बस ये सारी की सारी नेटवर्क डॉक्टर चंद्रा की हो गई।
ऐसे थोड़ी होता है। आप बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे अगर कुछ भी स्टेटमेंट देंगे सिर्फ इसलिए कि किसी चीज को आपको सेंसेशनल बनाना है, इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस बार मीडिया ने पूरी तरह से इस मामले में मिस रिपोर्टिंग की है, खबर को समझा नहीं, पढ़ा नहीं। क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताऊं दिक्कत क्या है, एनसीएलटी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो हर किसी के समझ में आते नहीं है और आसानी से समझ नहीं पाते हैं। और बड़े ऑर्डर्स होते हैं तो लोगों को मेहनत नहीं कि अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कुछ भी अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को पढ़ने के लिए दे देंगे। आपसे मेरी जब जब बात होती है, आप तो बिजनेस को पूरा चैनल देख रहे हैं, बात होती है आप हमेशा कहते हैं मैं कुछ करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं थोड़े अपने स्टडी कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, उसके बाद मुझे शो पे जाना है। आप ही की फेटर्निटी, वैसे तो हम सब जर्नलिस्ट हैं, बिजनेस सेक्शन के लोग जिस तरीके की खबरें लिख रहे थे, क्या किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि एक बार पूरा ऑर्डर पढ़ ले, सब कुछ देख ले, उसके बाद फिर आगे बढ़े? बिल्कुल, किसने ये मेहनत ही नहीं की। और इंटरेस्टिंग बात है कि एक शुरू होता है तो एक के पीछे सारे शुरू हो रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरे पास खबर है, मैंने कहा मैं जब भी इस तरह की कोई बड़ी खबर आती है मैं सबसे पहले काम ये करता हूँ कि पहले मैं शांत होकर एक बार पूरा ऑर्डर पढ़ूंगा, उस ऑर्डर की खास बातें क्या है, उसके बाद उसको कितना डिटेल में जाकर देखा है। और स्पेशली अगर आप देखिए, आपको क्या लगता है पूरे देश का सिस्टम सो थोड़ी रहा है? अगर 22,000 करोड़ का लोन 6 करोड़ में ऐसे ही सेटल हो जाएगा, मजाक है क्या? आप कम से कम अपना दिमाग, कॉमन सेंस तो यूज कीजिए, पढ़िए तो सही, समझिए तो सही कि ऐसा क्या ऑर्डर लिखा है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जितने लोगों ने ट्वीट किए होंगे, जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है, जितने अखबारों ने लिखा है, इनफैक्ट जिन जिन रिपोर्टर्स ने अखबार में खबर डाली है उनको आप पूछ लीजिए, दावे से कह रहा हूं मैं आपको राहुल जी, एक आदमी ने, एक रिपोर्टर ने इस पूरे एनसीएलटी के ऑर्डर को नहीं पढ़ा होगा। बस 2 लाइन कहीं से एक निकली, पकड़ के डाल दिए। उनको ये पूछे कि 22,000 करोड़ कहां से आए, ये कैलकुलेशन आपने कैसे किए, उनके पास जवाब नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको सेलेक्टिव रिपोर्टिंग ही करनी है, आपको टारगेटेड रिपोर्टिंग करनी है, आपको मन ही बना लिया कि हमें ऐसा ही करना है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। और वही पूरा इस मामले में साफ हुआ है कि स्पेसिफिकली टारगेटेड रिपोर्टिंग की है नेगेटिव तरीके से। अनिल जी, आप लाइन पर रहिएगा क्योंकि कुछ और बातें भी आपसे करनी है इस खबर को लेकर के, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई और ये जो सच था, जो तथ्य थे, उससे परे रख करके सारी चीज़ें रखी गई। सोशल मीडिया ने जिस तरीके का रोल प्ले किया तो किया, पर इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण किरदार जो था वो भगोड़ा विजय माल्या था, जिसने ट्वीट किया और उसके ट्वीट को देश के तमाम एक तबका है बुद्धिजीवियों का, एक तबका है पत्रकारों का, उन्होंने लाइक भी किया, रिट्वीट भी किया। मित्रों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने एनसीएलटी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कोई जानकारी नहीं जुटाई, बस सोशल मीडिया पर चल रही एक पोस्ट को उठाया और नई पोस्ट लिख दी। यानी उन्होंने भी इकोनॉमिक टाइम्स और भगोड़े विजय माल्या की ही बातों पर भरोसा कर लिया, तथ्य पर नहीं गए, रिसर्च नहीं की। वो चाहते तो अपनी टीम को कहते कि पहले पड़ताल कर लो, फिर मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए लाइन लिखकर दे देना। लेकिन उन्होंने भी वही किया जो भगोड़े विजय माल्या ने किया, जो इकोनॉमिक टाइम्स ने किया। मित्रों, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, इसलिए हमें उनसे उम्मीद रखते थे कि वो कुछ भी लिखने से पहले जांच करते, तथ्य जुटाते, लेकिन उन्होंने ये बुनियादी काम भी नहीं किया। यहां हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 2016 में संसद में ही बताया था कि मेरी संपत्ति 39 करोड़ 8 लाख रुपए है। बाद में गलत तरीके से उनकी संपत्ति 45,888 करोड़ बताई गई। सोचिए, अगर राहुल गांधी संसद के रिकॉर्ड ही देख लेते तो वो इस झूठ का शिकार नहीं हुए होते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे राहुल गांधी ने यह पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी राहुल गांधी पर इसी तरीके के जो भ्रम है फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। खास बात यह है कि वो भ्रम फैलाते हैं, तथ्य इधर उधर घुमाते हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं। अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह पेश किया जैसे उनके राजनीतिक नारे चौकीदार चोर है को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था। 8 मई 2019 को उन्होंने कोर्ट में अनकंडीशनल जो माफी है वो मांगी। नवंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो साझा किया। इसमें दावा किया गया कि 151 ट्रेनें, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों का निजीकरण कर दिया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक में ये बात गलत निकली। 8 मार्च 2024 को राहुल गांधी ने कहा, क्या आपने कोई स्टार्टअप देखा है? लेकिन पार्लियामेंट्री डेटा के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक देश में 1,17,254 स्टार्टअप्स मौजूद थे। इनमें 12 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे नौकरियां मिली। फरवरी 2025 में राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवाणे के बयान का हवाला दिया।
अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक क्लैरिफिकेशन में कहा कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों को आर्मी चीफ से जोड़ा वो आर्मी चीफ ने कभी कहे ही नहीं थे। अब सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो अफवाह फैलाई जा रही हैं, उसी में शामिल होकर के उसको गति दे रहे हैं। और अनिल सिंह भी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हैं। अनिल जी, सवाल ये है कि ये वाकई पढ़ाई लिखाई की दिक्कत थी या फिर ये था कि नहीं एजेंडा बनाना है? नहीं, ये तो बिल्कुल साफ एजेंडा बनाने वाला मामला है। अब जब एजेंडा आपने तय ही कर लिया कि आपको क्या कहना है, क्या लिखना है और क्या दिखाना है, तो फिर पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है? ये तो बिल्कुल क्लियर कट वाला मामला है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, राहुल जी उन्हें ज्यादा अच्छे से समझते हैं किस तरह से वो एक साइड वाली स्टोरी देखते हैं, करते हैं। तो उनसे इस तरह के रिएक्शन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं और कोई पहली बार नहीं है। लेकिन मुझे सरप्राइज इस बात का है कि जो पढ़े लिखे पत्रकार माने जाते हैं, जो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, जो इस तरह की चीजों को समझते हैं, जो ऐसे देश के बड़े अखबार हैं, जो फाइनेंशियल अखबार हैं, बिजनेस वर्ल्ड को जो कवर करते हैं, उन्हें तो इस तरह के मामलों की बहुत अच्छी तरह की समझ होती है। अगर वो इस तरह से बिना पढ़े या पढ़ने के बावजूद सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं तो ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है, शर्म की बात है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का तो अपना एक एजेंडा होता है कि उन्हें जिससे टारगेट करना है वो करेंगे। लेकिन आमतौर पर बिजनेस जर्नलिज्म में ऐसा नहीं देखा जाता कि आप किसी को बिना वजह टारगेट करें, आप फैक्ट फिगर बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मामले में क्लियर कट लगभग कई सारे ऐसे संस्थान हैं, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, या चाहे फिर वो डिजिटल पर हो, उन्होंने बिल्कुल सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करके टारगेट किया है कि किस तरह से इस बात को उछाला जाए कि 22,000 करोड़ के लोन 6 करोड़ रुपए में सेटल हो गए, जो कि दूर दूर तक कहीं भी कोई फैक्ट है नहीं। ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच एक बार फिर से बहुत स्पष्टता के साथ में हमारे दर्शकों को, डीएनए मित्रों को बताने के लिए।